फ्रेंड्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और वर्कशीट के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं, आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई परेशानी हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है 84। ये क्लास 9 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति की वर्कशीट है। और इसमें हम लोग पाठ 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और इसके लिए यह तीसरी वर्कशीट है जिसमें हम इस चैप्टर की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में कुछ प्रश्न हैं जो बहुत छोटे भी हैं। और यहाँ प्रश्न 6 हैं जिसमें कि अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और उसके बाद 7, 8, 9, 10 कुछ लंबे प्रश्नों के उत्तर होंगे इसके। तो सबसे पहले हम प्रश्न 6 के अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ दिया गया है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार और अन्य किसी संगठन पर भी लागू होती है। बच्चों, लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में लोकतंत्र मतलब जो शासन व्यवस्था लोगों के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें हर एक व्यक्ति का उतना ही महत्व होता है जितना किसी बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। तो लोकतांत्रिक फैसला का भी यही महत्व हुआ कि इस फैसले में, किसी भी फैसले में लेने में चाहे कोई कम शक्ति वाला व्यक्ति हो या फिर सामाजिक रूप से ज़्यादा मजबूती और शक्ति वाला व्यक्ति हो, तो इसको हम लोग कहेंगे कि अगर सबको मिलाकर चलते हैं तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। तो इसमें आपको यही बात समझाई जा रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों का ख्याल रखा जाता है और सभी के विचारों को महत्व दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर को। और इसके लिए हम लोग चलते हैं आंसर शीट पर। यहाँ प्रश्न 1 है कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि जिस देश में सरकार के चुनने के एक ही विकल्प होते हैं तो उसी को एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था चलती है। तो यहाँ इसका उत्तर है कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में एकमात्र दल को ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है तथा वही दल की सत्ता सार्वभौमिक होती है, तो इस तरह की व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी भी देश के नागरिकों को जब अपने शब्दों, लेखों या संकेतों द्वारा विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है तब उसे प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता होने से लोग तरह तरह के विचारों को रखते हैं और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो प्रेस को यह स्वतंत्रता होती है, चाहे किसी को भी स्वतंत्रता होती है कि उसके विचारों को, उसकी बातों को रखा जाए। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसको हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। यहाँ प्रश्न 3 है कि रिक्त स्थान भरिए। 2 या अधिक दलीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में 2 से अधिक, न जाने कितने शासन दल हैं, राष्ट्रीय दल जो चुनाव लड़ते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसलिए इस व्यवस्था को बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और प्रश्न 4 है, हमारे देश भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसका उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था है हमारे देश में। और प्रश्न 5 है, राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब किसी राज्य के शासक पर किसी संविधान या कानून का अंकुश नहीं होता, वह अपनी मनमानी के अनुसार राज्य करता है, तब उसे राजशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। इस शासन व्यवस्था में राजा का पुत्र ही राजा होता है
और फिर प्रश्न 6 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे लोकतांत्रिक फैसले से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, मतलब कि फैसले में सबकी भागीदारी हो, इसी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और उसके बाद प्रश्न 2 है कि लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसको भी फैसले में सम्मिलित किया जा सके, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विचार विमर्श बहुत आवश्यक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बताइए कि लोकतांत्रिक फैसले लेने के क्या लाभ होते हैं। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक फैसले लेने से सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि परिवार में आपने देखा होगा कि जब भी अगर कोई काम करना होता है तो सारे लोगों से सलाह लिया जाता है या उनकी इच्छाओं को पूछा जाता है, उनकी आवश्यकताओं को पूछा जाता है, तो इस तरह से सबकी आवश्यकताओं का सम्मान किया जाता है। तो लोकतंत्र में भी फैसले लेने से सभी लोगों के लोकतांत्रिक फैसले लेने से सभी लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। और उसके बाद है दैनिक जीवन से लोकतंत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो दैनिक जीवन में तो बहुत सारे लोकतंत्र के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण है यहाँ पर कि जब हम बिना किसी डर के सरकार के किसी योजना की आलोचना करते हैं तो यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का परिचायक होता है, क्योंकि अगर आपको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न मिली हो तो आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हो। जैसे आप चीन में चले जाओ, वहाँ सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हो, कोरिया में चले जाओ, वहाँ सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार होते हैं जो कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को मिलते हैं। उसके बाद है प्रश्न 7 कि प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखने में कैसे अपनी भूमिका निभाती है। तो इसका उत्तर है प्रेस की स्वतंत्रता होने से देश के विभिन्न कोने के सभी व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं का पता चलता है। सरकार की योजनाओं की आलोचनाएं तक होती हैं, जिससे देश में रहने वाले विभिन्न लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिससे देश में लोकतांत्रिक माहौल कायम होता है। तो ये हो गई प्रेस के स्वतंत्रता की बात। और उसके बाद है प्रश्न 8, महिलाओं के विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या भूमिका रही है। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महिलाओं के विकास को भी ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है, जैसे महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण देना, महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नौकरियों में आरक्षण और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना आदि। उसके बाद प्रश्न 9 है कि लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है कैसे। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में समाज के निम्नतम व्यक्ति को देखकर भी योजनाओं को लागू किया जाता है, जैसे कुछ लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना, खेतों की सिंचाई के लिए नहरों की और समुचित सिंचाई संसाधनों की व्यवस्था करना। इसलिए लोकतंत्र में भूखमरी और अकाल की संभावना कम होती है। उसके बाद प्रश्न 10 है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप अपना क्या योगदान करेंगे। तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे मजबूत होती है, इसका उत्तर है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का अर्थ देश के सभी वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सरकार में होना चाहिए। देश के निम्न से निम्नतम व्यक्तियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए। देश में किसी भी व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी व्यवस्था से हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो बच्चों ये है हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने लोकतंत्र क्या और क्यों की पुनरावृत्ति की। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।